नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम जिस टेक्स्ट को डिटेल में इस वीडियो में एनालाइज करने वाले हैं उसका नाम है द ट्रायल ऑफ दीदन किमाती, जिसे लिखा है एन गुगी वा थियोंगो ने। और इनके साथ एक और कंटेम्प्रेरी इनके राइटर थे जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूशन दिया है, वो है मिसेरे गिथाई मूगो। देखो प्रोनाउंसिएशन इस वीडियो में थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। वैसे मैंने गूगल से पूछने की पूरी कोशिश की है कि कौन सी चीज को कैसे प्रोनाउंस करते हैं। फिलहाल आपकी स्क्रीन के ऊपर जो आपको दिख रहा है, आप उसको अच्छे से याद कर लेना है अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अगर आप इस टेक्स्ट के बारे में फिलहाल कुछ भी नहीं जानते हैं, तो बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मैं आपको एकदम बेसिक से एंड तक एक बिल्कुल स्मूथ फ्लो में सब कुछ समझाऊंगा और सब कुछ बताऊंगा। मतलब प्लॉट तो हम डिटेल में कवर कर ही लेंगे, साथ ही देखेंगे इसके थीम्स को भी। और फिलहाल के लिए अभी स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को हमेशा की तरह ऑथर के कंटेक्स्ट के साथ। सबसे पहले बात करते हैं हमारे ऑथर एन गुगी वा थियोंगो की। उनका जन्म 1938 में केन्या के एक छोटे से गांव कामिरिथु में हुआ था, जो लिमुरु में पड़ता है। उनकी फैमिली एक वेल टू डू फार्मर की जमीन पर एज अ लैंडलेस क्वार्टर रहती थी, यानी उनके पास अपनी कोई भी जमीन नहीं थी। जब एन गुगी सिर्फ 14 साल के थे, यानी 1952 में, तब केन्या में एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई थी। ये वही टाइम था जब माऊ माऊ स्ट्रगल अपने पीक पर था। ये एक आर्म्ड पीजेंट रेजिस्टेंस था जो कॉलोनियल रूल के खिलाफ लड़ा जा रहा था। हालांकि एन गुगी उस वक्त अपनी एजुकेशन पर फोकस कर रहे थे और उन्होंने इस मूवमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन इस बात का उन्हें हमेशा एक गिल्ट रहा। यही वजह है कि उनकी ज्यादातर राइटिंग वर्क माओ माओ फ्रीडम स्ट्रगल के इर्द गिर्द घूमता है। उनकी हायर एजुकेशन माकिरी यूनिवर्सिटी इन युगांडा और बाद में लीड्स यूनिवर्सिटी इन द यूनाइटेड किंगडम्स में हुई थी। एन गुगी की आइडियोलॉजी बहुत ही क्लियर और स्ट्रांग है। उनका मानना है कि लिटरेचर और पॉलिटिक्स एक दूसरे से डीपली लिंक्ड है। उनके अकॉर्डिंग एक राइटर का काम सिर्फ एंटरटेन करना नहीं, बल्कि सोसाइटी की सच्चाई दिखाना और मासेस को परसुएड करना होता है। उनके करियर में एक वक्त आया तब उन्हें रियलाइज हुआ कि यूरोपियन लैंग्वेजेस में लिखना उन्हें अपनी अफ्रीकन रूट से दूर कर रहा है। तब उन्होंने एक हिस्टोरिकल डिसीजन लिया और इंग्लिश को कंप्लीटली छोड़कर अपनी नेटिव लैंग्वेज गिकुयू और खीसा वाली में लिखना शुरू किया, ताकि वो डायरेक्टली ऑर्डिनरी पीजेंट्स और वर्कर्स से कनेक्ट कर सके। इस कॉन्सेप्ट और एपिस्टेमोलॉजिकल ब्रेकडाउन को उन्होंने डीकोलोनाइजिंग द माइंड्स कहा था। अब सीमलेसली आते हैं हमारे आज के टेक्स्ट द ट्रायल ऑफ दीदन किमाती पर। जैसा मैंने बताया, इस प्ले को एनगुगी और मिसारे गिथाई मुगो ने मिलकर लिखा था। ये दोनों पहले से माकारीरी में अपने अंडर ग्रेजुएट डेज से लिटरेरी इंटरेस्ट शेयर कर रहे थे। इस प्ले को लिखने का इमीडिएट रीजन था कि ये दोनों ऑथर्स ने रियलाइज किया कि इंपीरियलिज्म और कैपिटलिज्म सभी वर्किंग क्लास लोगों का दुश्मन है। उन्होंने देखा कैसे अफ्रीका जैसी जगहों को यूरोपियन पावर्स ने प्रिमिटिव यानी द डार्क कॉन्टिनेंट बोलकर दुनिया के सामने प्रेजेंट किया और वहां के लोगों को एक्सप्लॉइट भी किया। ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट जब केनिया में आए तो उन्होंने वहां की सबसे फर्टाइल जमीनों पर कंप्लीटली कब्जा कर लिया गया, जिन्हें उन्होंने व्हाइट हाईलैंड्स का नाम दिया, और नेटिव को उनकी जमीन पर मजदूर या फिर स्क्वेटर्स बनाकर रख दिया। इस रूथलेस ऑपरेशन के खिलाफ केनिया के लोगों ने जो आवाज उठाई और रेजिस्टेंस शुरू किया, उसे माओ माओ मूवमेंट कहा जाता है। इस एंटी इंपीरियलिस्ट मूवमेंट के सबसे बड़े हीरो थे दीदन किमाती। पर बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि कॉलोनियल हिस्ट्री और ब्रिटिश राइटर्स ने दीदन किमाती को एक रूथलेस टेररिस्ट की तरह पेंट किया था। यहाँ तक कि कुछ केनियन इंटेलेक्चुअल्स भी वही सेम कॉलोनियल नैरेटिव रिपीट कर रहे थे और रेजिस्टेंस फाइटर्स को उनका हक नहीं दे रहे थे। तो एनगोगी और मुगो ने डिसाइड किया कि वो इस डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री को कनेक्ट करेंगे। उन्होंने ये प्ले इसलिए लिखा ताकि वो केनियन मासेस और वर्कर्स की हीरोइक रेजिस्टेंस को दुनिया के सामने सही पर्सपेक्टिव में ला सके। ये प्ले दीदन किमाती का एक ट्रू इमेजिनेटिव रिक्रिएशन है। वो दिखाते हैं कि कैसे किमाती एक महान लीडर, एक ब्रिलियंट गुरिल्ला फाइटर और मासेस के हीरो थे, जिन्होंने 60 साल के कॉलोनियल टॉर्चर के बाद भी आखिरी सांस तक सरेंडर नहीं किया। ये प्ले सिर्फ एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं, बल्कि उन हीरोज के लिए एक सॉन्ग ऑफ प्रेज है जिन्होंने इंपीरियलिज्म के आगे घुटने नहीं टेके थे। एक और जरूरी टेक्निकल पॉइंट याद रखिएगा, ये प्ले कन्वेंशनल यूरोपियन थिएटर जैसा बिल्कुल नहीं है। इसमें एक्ट्स की जगह मूवमेंट्स का यूज किया गया है और इसमें प्री कॉलोनियल अफ्रीकन कल्चर के एलिमेंट्स जैसे मीमे, ड्रमिंग सॉन्ग्स और डांसेस को इस प्ले का इंटीग्रल पार्ट बनाया गया। तो ये था हमारा टेक्स्ट का डिटेल्ड बैकग्राउंड। जब हमने अब इस डिटेल्ड बैकग्राउंड को देख लिया है, तो चलिए फटाफट से हिट करते हैं हमारे डिटेल्ड प्लॉट यानी कि समरी की तरफ। द ट्रायल ऑफ दीदन किमाती एक टिपिकल प्ले नहीं है,
इसमें एक्ट की जगह मूवमेंट्स का यूज हुआ है। प्ले की शुरुआत एक ओपनिंग से होती है, जिसके बाद 3 मेन मूवमेंट्स आते हैं। मैं आपको हर एक सेक्शन को एकदम परफेक्टली कनेक्ट करके समझाऊंगा, ताकि आपको एग्जाम में कोई कंफ्यूजन ना हो। प्ले की स्टार्टिंग एक ऐसी सेटिंग से होती है जो प्योर कॉलोनियल रूल का सिंबल है, एक कोर्ट रूम। स्टेज पर एक व्हाइट जज बैठा हुआ है और उसके पास एक इंपॉर्टेंट लुकिंग अफ्रीकन क्लर्क है, जो नर्वसली पेपर्स के साथ फिडल कर रहा है, यानी घबराया हुआ है। डॉक में हमारे हीरो दीदन की माथी खड़े हैं। वो चेन्स में बंधे हुए हैं और उन्हें भारी सिक्योरिटी के बीच रखा गया है। उन्हें एक यूरोपियन ऑफिसर वाइटीना और हेविली आर्म्ड केएआर यानी केनिया अफ्रीकन राइफल्स के अफ्रीकन सोल्जर्स गार्ड कर रहे हैं। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सिंबॉलिक डिटेल है। कोर्ट रूम ओवर क्राउडेड है और वहाँ स्ट्रिक्ट सेग्रेशन है। व्हाइट्स लोग यानी कि गोरे लोग कंफर्टेबल सीट्स पर बैठे हैं, जबकि अफ्रीकन एक साइड में रफ बेंचेस पर स्क्वीज करके बैठे गए हैं। ये इकोनॉमिक और रेशियल डिवाइड को परफेक्टली हाईलाइट करता है। जज दीदन के माथी का नाम और उनके एलएसएस जैसे प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल एक मजाकिया अंदाज में बोलता है और उन पर चार्ज लगाता है कि उनके पास बिना लाइसेंस के एक फायर आर्म यानी कि रिवॉल्वर मिली थी। जज उनसे पूछता है कि वो गिल्टी प्लीड करते हैं या फिर नहीं, पर दीदन की माथी बिल्कुल साइलेंट और डिफाइंट रहते हैं। इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से जज गुस्सा हो जाता है। अचानक से पूरे स्टेज पर डार्कनेस छा जाती है, जो आगे आने वाली डेथ और कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ कम्युनिकेशन को सिंबलाइज करती है। अंधेरे में फर्स्ट मूवमेंट शुरू होता है। बैकग्राउंड में ड्रम्स की आवाज आती है और पीजेंट्स एक स्वाहिली फ्रीडम सॉन्ग गाते हैं। यहाँ स्टेज पर ब्लैक मैन की हिस्ट्री को मीमे यानी कि बिना बोले एक्टिंग के थ्रू 4 फेजेस में दिखाया जाता है। पहले फेज में ब्लैक चीफ्स को धोखा देकर स्लेव ट्रेडर्स लोगों को खरीदते हैं। दूसरे फेज में स्लेव्स को चेन्स में बांधकर हेवी व्हिप्स के अंडर बोट्स चलवाते हुए दिखाया जाता है। तीसरे फेज में प्लांटेशंस पर क्रूअल ओवरसीवर्स उनसे मजदूरी करवाते हैं। और चौथे फेज में एक एंग्री डिफाइंट प्रोसेशन निकलता है, जो एंटी इंपीरियलिस्ट स्लोगन्स लगा रहा है। ये दिखाता है कि अफ्रीका का स्ट्रगल सदियों पुराना है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है डे लाइट में। हम देखते हैं कि ऑफिसर वाइटिना और एक हुडिड कोलैबोरेटर गाकुनिया, जो बाद में गटोटिया भी बन जाता है, इनोसेंट विलेजर्स की स्क्रीनिंग कर रहे हैं। वहां एक फ्रूट सेलर है मतुंदा, जिससे वाइटिना फ्रस्ट्रेट करके मनियानी भेज देता है। अब एंट्री होती है प्ले के सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की, द वुमेन। ये एक 30-40 साल की पीजेंट औरत है, जो सिंपल दिखती है पर एक्चुअली बहुत ही फियरलेस और अलर्ट फाइटर है। उसे एक व्हाइट सोल्जर जॉनी रोक लेता है। जॉनी उसके कोंडो यानी कि उसकी एक छोटी सी बास्केट को चेक करता है और उसमें एक पेपर में लिपटी हुई ब्रेड देखता है। द वुमेन तुरंत एक सबमर्सिव औरत की तरह एक्टिंग करती है, जॉनी के पैरों में गिर जाती है और रोते हुए कहती है कि ये ब्रेड उसके भूखे बच्चों के लिए है। जॉनी उसकी इस एक्टिंग में फंस जाता है और वहां से चला जाता है और ब्रेड के अंदर छिपी हुई गन बच जाती है। आगे चलकर द वुमेन देखती है कि एक बॉय एक गर्ल को बुरी तरीके से पीट रहा है, क्योंकि गर्ल ने उसके पैसे चुरा लिए थे। ये दोनों बच्चे सिटी में डस्टबिन स्क्रॉन्च करके टूरिस्ट के बैग्स उठाकर सरवाइव करते हैं। द वुमेन उस बॉय को समझाती है कि आपस में लड़ने का कोई फायदा नहीं है। वो बॉय को 20 शिलिंग्स देती है और कहती है कि जिस दिन तुम ये समझोगे कि तुम्हारे पिताजी की डेथ फैक्ट्री में क्यों हुई और किसने उन्हें एक्सप्लॉइट किया, उस दिन तुम एक असली मर्द बन जाओगे। द वुमेन उन्हें एक टास्क देती है। उसे वो ब्रेड एक रेड टी शर्ट वाले फ्रूट सेलर को प्रिजन यानी जेल के बाहर देनी है, तो वो उसको दे दे। अब आते हैं हमारे सेकंड मूवमेंट पर, द कोर्ट एंड द फोर ट्रायल्स। ये मूवमेंट कोर्ट के बाहर और अंदर के सीन्स के बीच शिफ्ट होता है। बाहर द वुमेन खुद एक आदमी यानी फ्रूट सेलर का बेस बदलकर रेड शर्ट पहने हुए है और ऑरेंजेस बेच रही है। अंदर जज शॉ हेंडरसन ट्रायल शुरू करता है। दीदन केमाथी कॉलोनियल लॉ को पूरी तरीके से रिजेक्ट करते हैं और कहते हैं हुज लॉ, हुज जस्टिस। वो पॉइंट आउट करते हैं कि यहाँ दो लॉज हैं, एक अमीरों और एक्सप्लॉइटर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और दूसरा गरीबों को चुप कराने के लिए। कोर्ट एडजर्न हो जाता है। इसके बाद शुरू होते हैं फोर ट्रायल्स, जो दीदन के माथी के जेल सेल में होते हैं। ये ट्रायल्स बेसिकली टेम्पटेशन या फिर लालच है, जो उन्हें सरेंडर करने के लिए दिए जाते हैं। फर्स्ट ट्रायल, शॉ हेंडरसन उनसे मिलने आता है और एक डील ऑफर करते हैं कि अगर किमाती गिल्टी प्लीड कर ले तो उनकी जान बख्श दी जाएगी, जैसे बाकी कोलैबोरेटर्स की बख्शी गई थी। दीदन के माती इस लालच को ठुकरा देते हैं और कहते हैं कि माती विल नेवर सेल केनिया। सेकंड ट्रायल, एक बैंकर और एक इंडियन बिजनेसमैन उनसे मिलने आते हैं। वो उन्हें डेवलपमेंट यानी मॉडर्न सिटीज, होटल्स और कसिनोज के पैसों का लालच देते हैं, ताकि वो स्ट्रगल रोक दें। कि माथी इन लोगों को जुडास बुलाकर वहां से भगा देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये डेवलपमेंट सिर्फ मास्टर्स के लिए है, गरीब वर्कर्स के लिए नहीं।
इसी वक्त बाहर स्ट्रीट पर बॉय से वो ब्रेड गलती से नीचे गिर जाती है और उसमें से गन निकल आती है। बॉय घबराकर वुमेन को पुलिस के हवाले करने की सोचता है, पर उसे वुमेन की बात याद आती है और वो अपना इरादा बदल लेता है। थर्ड ट्रायल, एक अफ्रीकन बिजनेसमैन, एक पॉलिटिशियन और एक प्रीस्ट यानी कि पादरी आते हैं। ये सब लोग सिस्टम और चर्च को अफ्रीकनाइज करने का झूठा सपना दिखाते हैं कि मार्टिन कोलैबोरेटर्स को नियो स्लेव्स और हिपोक्रीट्स बोलकर रिजेक्ट कर देता है। फोर्थ ट्रायल, शॉ हेंडरसन वापस आता है और जब किमाती सरेंडर पेपर पर साइन करने से मना कर देता है और उसको फाड़कर फेंक देता है, तो हेंडरसन उसे हेविली बीट करता है और गटोटिया को टॉर्चर चैम्बर में उन्हें फिजिकली तोड़ने का ऑर्डर देता है। पर दीदन किमाती फिजिकली टूटने के बाद भी मेंटली डिफीट नहीं होते। यहाँ पर हमारा सेकंड मूवमेंट खत्म हो जाता है। अब थर्ड मूवमेंट पे आते हैं, द फ्लैशबैक एंड द क्लाइमेक्स। सीन अर्ली मॉर्निंग का है। बॉय और गर्ल मासाई ड्रेस पहनकर प्रिजन गेट के पास वार्डर को ब्रेड देने की कोशिश करते हैं, पर एक एयरप्लेन की आवाज सुनकर वार्डर वहां से भाग जाता है। तभी द वुमेन जो फ्रूट सेलर के बेस में थी उन्हें मिलती है और अपना रियल आइडेंटिटी रिवील करती है। वो बताती है कि उसके कॉन्ट्रैक्ट्स पकड़े गए थे, इसलिए प्लान्स डिले हुए। गर्ल थोड़ी थक जाती है और पूछती है, आखिर ये दीदन किमाती है कौन? बॉय और गर्ल किमाती के बारे में फैले हुए लेजेंड शेयर करते हैं, जैसे वो एयरप्लेन बन जाते हैं या पेट के बल 100 माइल्स चल सकते हैं। तब द वुमेन उन्हें समझाती है कि किमाती कोई जादूगर नहीं, बल्कि एक ग्रेट कमांडर और टीचर है जो अपने लोगों से इतना प्यार करते हैं कि कभी-कभी दुश्मनों पर भी तरस खा जाते हैं। ही इज टू ह्यूमन एट टाइम्स। यहाँ हम एक्चुअली दीदन किमाती को उनके ट्रू एलिमेंट्स में देखते हैं। वो दो ब्रिटिश सोल्जर्स और एक अफ्रीकन केएआर सोल्जर का ट्रायल कर रहे थे, मतलब अपने कैंप में। वो उन्हें समझाते हैं कि उनका दुश्मन ब्रिटिश कॉमन लोग नहीं, बल्कि इंपीरियलिज्म है, जो दोनों जगह के गरीबों को एक्सप्लॉइट कर रहा है। यहाँ किमाती द वुमेन की भी खूब तारीफ करते हैं कि कैसे उसने बिना रुके विलेजेस और कैंप्स के बीच मैसेजेस और वेपन्स डिलीवर किए हैं। जब किमाती के अपने भाई वम्बारा रिया सहित कुछ ट्रेटर्स वहां लाए जाते हैं, तो वो उन्हें स्ट्रिक्ट सजा देते हैं और ऑर्डर देते हैं कि अगर वो भागने की कोशिश करें तो उन्हें गोली मार दी जाए। क्लाइमेक्स को देखते हैं, जो कि कोर्ट रूम के अंदर दोबारा होता है। जज अपना फाइनल वर्डिक्ट सुनाने के लिए तैयार है। तभी द वुमेन कोर्ट में एंटर करती है, पर कोलैबोरेटर्स उसे पहचान लेते हैं और उसे अरेस्ट करके चेन्स में वहां से ले जाते हैं। जाते जाते फ्रीडम सॉन्ग्स वो गा रही है। उसके ठीक बाद बॉय और गर्ल चुपके से द वुमेन की खाली जगह पर आकर बैठ जाते हैं। दीदन के माथी कोर्ट में आखिरी बार बोलते हैं कि इंपीरियलिज्म के अंदर जस्टिस कभी नहीं मिल सकता। जस्टिस सिर्फ एक रिवॉल्यूशनरी स्ट्रगल से आता है। जज उन्हें मौत की सजा यानी सेंटेंस टू डाई बाय हैंगिंग सुनाता है। ऐसे डेस्परेट मोमेंट पर बॉय और गर्ल अचानक खड़े होते हैं, ब्रेड को तोड़ते हैं, गन निकालते हैं और एक साथ चिल्लाकर कहते हैं, नॉट डेड। अचानक स्टेज पर अंधेरा छा जाता है। एक लाउड गनशॉट की आवाज आती है। जब लाइट वापस आती है, तो वहां से सोल्जर्स गायब हैं और स्टेज पर वर्कर्स और पीजेंट्स का एक बड़ा क्राउड है, जिसके सेंटर में बॉय और गर्ल खड़े हैं। एक थंडरस फ्रीडम सॉन्ग यहाँ पर ये स्टार्ट करते हैं और उसको गाने लगते हैं। और यहाँ पर हमारी ये स्टोरी खत्म हो जाती है। अब प्लॉट को डिटेल में हमने समझ लिया है। इसको समझने के बाद अब हम आते हैं प्ले के सबसे क्रूशियल पार्ट पर, थीम्स और एनालिसिस पर। अगर आप अपने एग्जाम आंसर्स को एक टॉप टियर एकेडमिक लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो इन कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। एनगुगी और मुगो ने इस टेक्स्ट में कुछ स्पेसिफिक और डीप मैसेजेस छुपाए हैं, तो चलिए इन सब को डिकोड करते हैं। एनगुगी के अकॉर्डिंग ये स्ट्रगल सिर्फ ब्लैक वर्सेस व्हाइट्स का नहीं है। ये लड़ाई है हैव्स यानी छोटी क्लास जिसके पास ट्रांजिशनल कैपिटल है, और हैव्स नॉट यानी कि केनिया के मासेस के बीच। दीदन किमाती का कैरेक्टर इस बात को हाईलाइट करता है कि कैसे ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म ने ना सिर्फ जमीन छीनी, बल्कि गरीबों का खून पसीना भी चूस लिया। द कॉम्प्रेडोर बोर्गिस एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग थीम है बिट्रेयल यानी धोखेबाजी का। प्ले में आपको ऐसे कैरेक्टर्स मिलेंगे जैसे अफ्रीकन बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन और प्रीस्ट, या फिर किमाती का अपना भाई वम्बारारिया। इन लोगों को टेक्स्ट में कॉम्प्राडोर बोर्गिस कहा जाता है। ये वो क्लास है जिन्होंने अपने ही लोगों को धोखा देकर कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोलैबोरेट किया, ताकि उन्हें थोड़ा सा फायदा यानी क्रम्स मिल सके। दीदन के माथे इन ट्रेटर्स को सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, क्योंकि इनके बिना कॉलोनियलिस्ट कभी इतने स्ट्रांग नहीं हो पाते। द हीरोइक रोल ऑफ वुमेन इन द रेजिस्टेंस। हिस्ट्री की किताबों ने अक्सर फ्रीडम स्ट्रगल में औरतों के रोल को इग्नोर किया है, पर इस प्ले में द वुमेन का कैरेक्टर दिखाता है कि कैसे औरतें इस रिवॉल्यूशन की बैकबोन थी। टेक्स्ट के मुताबिक द वुमेन सारी वर्किंग मदर्स को रिप्रेजेंट करती है,
दीदन किमाती खुद उनकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि आजादी के बाद इन औरतों की करेज और डेडिकेशन को याद रखने के लिए शहर के हर कोने में मॉन्यूमेंट्स बनाए जाएंगे। द यूथ एज द फ्यूचर ऑफ द रिवॉल्यूशन। बॉय और गर्ल इस टेक्स्ट में केनिया के यूथ को सिंबलाइज करते हैं। शुरुआत में वो एक दूसरे से लड़ते हैं, जो कि ये दिखाता है कि कॉलोनियल रूल ने उन्हें आपस में डिवाइड कर दिया है। द वुमेन उन्हें समझाती है कि उनका दुश्मन वो खुद नहीं बल्कि एक्सप्लॉइटिंग फॉरेनर्स हैं। एंड में जब वो द वुमेन का मिशन आगे बढ़ाते हैं और गन निकालकर नॉट डेड चिल्लाते हैं, तो ये इस बात का प्रतीक है कि रिवॉल्यूशन आने वाली जनरेशन के हाथों में बिल्कुल सेफ है। चलिए थीम्स को देखने के बाद अब बात करते हैं उन टेक्निक्स की जो इस प्ले को एक मास्टरपीस बनाते हैं। कैरेक्टर्स एज टाइप्स। ऑथर ने जानबूझकर द वुमेन, बॉय और गर्ल को कोई नाम नहीं दिया। ये इंडिविजुअल्स नहीं है बल्कि टाइप्स हैं जो अपनी पूरी क्लास या फिर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे द वुमेन सिर्फ एक औरत नहीं बल्कि सारी वर्किंग मदर्स की आवाज है। मल्टीपल आइडेंटिटीज, मर्जिंग ऑफ कैरेक्टर्स। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिवाइस का इस प्ले में यूज किया गया है, इम्पर्सोनेशन। शॉ हेंडरसन का कैरेक्टर एक जज, एक प्रोसिक्यूटर और स्पेशल ब्रांच के मेंबर सबका रोल प्ले करता है। वो अफ्रीकन का एनिमी फ्रेंड बनकर आता है जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के दोगलेपन यानी ड्युअलिटी और मास्क को दिखाता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। प्ले में टाइम लीनियर नहीं है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर आपस में मर्ज होते हैं। जैसे फर्स्ट मूवमेंट में जब पीजेंट्स गा रहे हैं तो बैकग्राउंड में ब्लैक मैन की हिस्ट्री के 4 फेजेस मीमे के थ्रू दिखाए जा रहे हैं। ये मर्जर इसलिए किया गया है ताकि ऑडियंस समझ सके कि आज का स्ट्रगल पुरानी हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। यूज ऑफ मीमे सॉन्ग एंड डांस। प्री कॉलोनियल अफ्रीकन ड्रामा की रूट्स को वापस लाते हुए एनगुगी व थियोनगो ने केनियन एथनिक ग्रुप्स के ट्रेडिशनल डांसेस, सॉन्ग्स और मीमे का यूज किया। ये उनके कंपोजिट कल्चरल आइडेंटिटी और यूनिटी को दिखाता है। तो दोस्तों इस पूरे एनालिसिस का क्या कंक्लूजन निकलता है? द ट्रायल ऑफ दीदन किमाती नायरी में हुए उस फेक फार्सिकल ट्रायल का फैक्चुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। ये एक्चुअली केनियन पीजेंट्स और वर्कर की कलेक्टिव विल और उनके आजादी के सपने का एक इमेजिनेटिव रिक्रिएशन है। एनगुगी व थियोनगो और मूगो का मानना था कि एक राइटर न्यूट्रल नहीं रह सकता। अफ्रीकन लिटरेचर और उसके राइटर्स डायरेक्टली ट्रायल पर हैं। उनके लिए गुड थ्रेटर वही है जो लोगों के पक्ष यानी साइड में खड़ा हो, जो उन्हें करेज दे और उन्हें टोटल लिबरेशन की लड़ाई में हिम्मत दे। उन्होंने दीदन किमाती को हिस्ट्री में उसकी सही और लेजिटिमेट जगह वापस दिलाई है। इस प्ले के थ्रू उन्होंने साबित किया कि किमाती सिर्फ एक शैडो नहीं बल्कि एक अमर हीरो है। इसी के साथ हमारा द ट्रायल ऑफ दीदन किमाती का ये डीप डाइव रिवीजन खत्म हो जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आपको इस प्ले का कंटेक्स्ट, प्लॉट और थीम और साथ ही कैरेक्टर्स भी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। अपने आंसर्स में इन की टर्म्स और थीम्स का जरूर से यूज कीजिएगा ताकि आपका एग्जामिनर भी इम्प्रेस हो जाए और आपको मिल जाए 100% मार्क्स। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे डिटेल्ड और इंसाइटफुल वीडियोस के लिए। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।